जय साहिब की। और इसी के साथ मैं आज मैं अखबार की सुर्खियां देख रहा था और अखबार की सुर्खियों में था कि अजमेर रेल मंडल ने एक निर्णय लिया है जिसके तहत विशिष्ट रेल सेवा पदक 27 फरवरी को दिया जाएगा। तो इसी के तहत एक नामित व्यक्तित्व है और एक नामित व्यक्ति अपने अड़कसर का बासिंदा है, अड़कसर का डाडला है। तो साहिब कृपा से उसका भी नाम आया और उसको ये आमंत्रण दिया गया है कि 27 फरवरी को आएँ और 27 फरवरी को आकर के जोधपुर रेल जोन में जो है वो अपना पुरस्कार प्राप्त करें। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। और उसका नाम मन्नालाल कादिया है, पापा जी का नाम बल्लाराम जी कादिया है। तो मैं उसका वीडियो बनाऊँ उससे पहले मेरे हाथ में एक आप टैबलेट देख रहे हैं। यह टैबलेट उन होनहार छात्राओं को मिलता है जिन्होंने बोर्ड क्लास में बहुत अच्छा कुछ किया है। ये बिटिया किरण, पापा जी का नाम प्रेमाराम जी है, उसको यहाँ अपनी अच्छी बोर्ड सफलता के निमित्त प्राप्त किया है। तो ये जब दोनों चीज़ें मैं जब किरण का नाम ले रहा हूँ तब मुझे वास्तव में वो बात याद आ रही है कि शिक्षा बहुत कुछ कर सकती है। और इसी के निमित्त आज का वीडियो मुझे लगता है कि आप निश्चित ही इसको अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि जिस मन्नाराम को लेकर के मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मैं उसको बहुत पहले से और यूँ कहें कि अपने जीवन के शुरुआती समय से मैं उनको जानता हूँ। वह लड़का जब यहाँ कक्षा 8 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकपुरा में पढ़ता है और सुर्खियाँ बटोरता है, वही लड़का कक्षा 12 में जाकर के रेणवाल जयपुर जैसी लीडिंग स्कूल में, जिसका नाम महावीर एजुकेशन ग्रुप है, उसमें जाकर के मैथ में उस ज़माने में 150 में से 149 नंबर लेके आता है। तो सहज ही हर एक आदमी के मन में ही होता है कि ये लड़का बड़ा नाम करेगा। उसके बाद में आईआईटी की तैयारी करते हैं, नंबर नहीं आ पाता है, खैर वो बात अलग है। उसके बाद में परिस्थितियाँ जो है वो अपने उस फ्लो में डाउन अप चलती है। उसके बाद में समय के साथ में एक स्कूल संचालित करता है और स्कूल भी इस प्रकार की संचालित करता है। गांव में छोटी सी स्कूल होने के बावजूद कोई कहे ना कि एक अच्छी क्वालिटी की स्कूल कैसी हो, तो उसके लिए मन्नाराम द्वारा संचालित विद्यालय का नाम आता था। और हम जैसे लोग सहज ही वहाँ जाते थे और ये देखते थे कि इसमें क्या कुछ अच्छा है जो हमें हमारी स्कूल के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। समय के साथ में भारतीय रेलवे में वो अपनी सेवाएं देने के लिए जाता है और वहाँ पर भी इतनी अच्छी सेवाएं देता है कि आज उसकी पहचान भारतीय रेल के विशिष्ट सेवा पदक से उसको सम्मानित किया जा रहा है। तब मुझे जब मैं उसको शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए जब आया, तब मेरा मन बढ़ा कि क्यों ना मैं ये सारी बातें आपके बीच में प्रेषित करूं। तो सबसे पहले तो बिटिया किरण को इस बात के लिए बधाई कि उसे राज्य सरकार ने एक विशिष्ट प्रतिभाशाली छात्रा के निमित्त ये टैबलेट दिया। और मन्नाराम को इस बात के लिए बधाई कि इसने जिस चीज़ को छुआ सोना बना दिया, चाहे वो 12वीं के बोर्ड में 150 में से 149 नंबर हो, चाहे वो अपने स्कूल को बहुत बेस्ट क्वालिटी के साथ में संचालित करना हो, और चाहे आज भारतीय रेल को अपनी अप्रतिम सेवाएं देना हो। मैं चाहूँगा कि मन्नाराम हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मन्नाराम। क्या है सर, अभी आपने कहा रेलवे सेवाओं के लिए, तो पहले तो क्या है, मैं अम्बाला मंडल में मैंने ज्वाइन किया था और मेड़ता आए हुए मुझे लगभग 12 महीने हुए हैं। मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के मेड़ता आ गया था और मेड़ता में मेरे ऑफिसर्स का कोऑपरेशन इतना अच्छा रहा, मेरे कलीग्स का कोऑपरेशन इतना अच्छा रहा। और अभी क्या है कि मेड़ता सब डिवीज़न में लगभग 371 किलोमीटर में है हमारे अंडर में, और 371 किलोमीटर में 1 साल के अंदर मैं लगभग पूरा कवर कर चुका हूँ। मुझे एक एक पॉइंट का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और मेरे सारे ऑफिसर्स यहाँ की, मेरे इंचार्ज से लेके जो जोधपुर में बैठते हैं हमारे डिविजनल इंजीनियर, वहाँ तक कि सारे के सारे आज की डेट में, मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन वो सारे आज की डेट में मेरे ऊपर डिपेंडेड है। कोई भी चीज़ का उनको पता करना हो, ऑन सपोर्ट वो मेरे को कॉल करते हैं, मैं ऑन सपोर्ट उनको रिप्लाई देता हूँ कि सर वो चीज़ वहाँ है, वो कॉन्ट्रैक्ट अपना ऐसा चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस इतनी हो गई है, उसकी फिजिकल प्रोग्रेस इतनी हो गई है।
और इसी के फल के रूप में मुझे जो है कि हमारे जो जोन है, मंडल नहीं जोन लेवल, जोन वो है सर कि जयपुर जोन है, NWR जोन जो है, और उसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर 4 डिवीज़न हैं। चारों डिवीज़नों में मेरी कैटेगरी की अगर बात करूं तो मैं सिंगल बंदा हूं जो इस अवार्ड को लेने जा रहा हूं। 27 फरवरी को ऑफिसर क्लब में जयपुर में प्रोग्राम है, वहां मुझे इनवाइट किया गया है और सभी मेरे ऑफिसर्स मेरे साथ जाएंगे उस अवार्ड को दिलवाने के लिए। तो मेरे ऑफिसर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका कोऑपरेशन रहा, मोटिवेशन देते रहते हैं आप लोग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बनाराम। और मैं थोड़ा सा इस पे जाऊं, आज जो सब कुछ प्राप्त हुआ है ये मात्र संयोग नहीं है, ये पीछे की बहुत बड़ी तपस्या का परिणाम है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसे दिगर आपको लेके जाना चाहता हूँ। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि बेटा पहले होशियार हो जाओ, फिर उसके बाद में आपके जो गार्जियंस है, आपके जो मम्मी पापा है, वो आप जो चाहते हो ना वो सब कुछ दिलाने के लिए पूरा अपना, मैं कहूँगा, हेड टू टेल लगा देंगे। ठीक ऐसा ही अपने मन्ना राम जी के साथ में है। मन्ना राम जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकला है, मुझे कहने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं है, कोई किसी प्रकार की झिझक नहीं है कि हम जैसे परिवार में सबसे पहले तो जॉबनेर जयपुर जैसी स्कूल में दाखिला लेना, फिर वहाँ पर पढ़ करके IIT की तैयारी करवाना, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक एवरेस्ट की छलांग है। तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि का जो त्याग है, मम्मी पापा ने जो आपके लिए किया, उसके निमित्त जो है वो अपने शब्द मन्नाराम अपने मुखारबिंद से प्रेषित करें। मन्नाराम। देखो सर, मैंने कक्षा 1 से 5 तक अपने पड़ोस में कोकपुरा स्कूल से पढ़ाई की और कक्षा 6 से 8 तक जो है मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था। कक्षा 6 और 7 में मतलब मैं पहले ठीक ठाक पढ़ता था, लेकिन कक्षा 6 और 7 में जब मैं गांव में गया तो वहाँ एक आइसक्रीम बेचने वाले आते थे चितावा से। तो मेरी आदत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं उनके साथ जाता केवल आइसक्रीम के लालच में, हाफ डे में बंक मारता, आइसक्रीम के लालच में उनके साथ बैठ के आइसक्रीम बेचने निकल जाता था। इसी के साथ होता क्या है कि आप ही स्कूल चला रहे होते हैं, सूर्योदय शिक्षण संस्थान, और मेरे बड़े भाई प्रेमाराम जी और श्री किशन जी वहाँ पढ़ रहे होते हैं। श्री किशन जी उस टाइम पे 8th में थे और बहुत अच्छे मार्क्स, आई थिंक 78% उस टाइम लेके आए थे। उनका अच्छा खासा नाम हुआ चारों तरफ, तो मुझे उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिला। और 8th क्लास में यहीं था राजकीय स्कूल में ही मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई शुरू करी और मैंने 8th क्लास में यहाँ 80% मार्क कवर किए। जैसे ही मैंने 80% मार्क कवर किए, उसी सेशन के दौरान अपने BR बुकर साहब ने रेणवाल में स्कूल किया था और पापा जी वहाँ खेती का काम करते थे, वहाँ खेत मतलब बटाई पे लेके काम करते थे। तो उनको जब इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने पापा से बात की और पापा ने यहाँ सबसे घर पे बात की, तो मैं वहाँ गया। वहाँ मैं 10th क्लास में गया तो मुझे वहाँ एग्ज़ाम लेते थे, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम, 25 क्वेश्चन आते थे, तो मैंने 25 में से 25 ठीक करके दिए। वहाँ प्रेम जी सर होते थे, उन्होंने मेरे को खूब अप्रिशिएट किया। उसके बाद मुझे टारगेट दिया कि अगर आप 80% ले आते हैं 10th में तो हम आपको जो है 11th और 12th जो है बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, 11th और 12th का पैसा नहीं लेंगे। हालांकि हॉस्टल खर्चा पापा वहाँ काम करते थे तो वहाँ से देना पड़ता था, लेकिन स्कूल फीस की बात थी वो। तो वो एक नया टारगेट मिल गया। मैंने वहाँ बहुत अच्छी मेहनत करी और 85% मैंने 10th में 2008 में वहाँ से लिए। जैसे ही मैंने 10th में गया, फिर मैं बुकर साहब के पास गया कि मैंने कहा क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ, तो बोले आप मैथ्स ले लो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मैथ्स लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर टारगेट दे रहा हूँ, 2 साल है आपके पास में, अगर आपने 12th में 85 नहीं 80 ही क्रॉस कर दिया तो मैं आपको IIT की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी और मैं आपको बता रहा हूँ सर, जिस दिन मैंने 12th में हॉस्टल खाली किया था तो हमें वहाँ क्या प्लाई वाला बेड मिलता था। उस बेड के नीचे इतने रफ रजिस्टर भरे हुए थे कि आप एक और कॉपी उसमें नहीं डाल सकते, इतनी अच्छी कॉपियाँ उसमें, इतनी मतलब रफ रजिस्टर भरे हुए थे। और उसका जब रिज़ल्ट आया तो 2010 में मेरी 12th PCM से मैं 85.33% के साथ पास हुआ। और उसी निमित्त बुकर साहब ने जो है मेरे को सीकर में भारतीय कोचिंग संस्थान में वहाँ 1 साल IIT की तैयारी करवाई। हालांकि उस टाइम IIT में नंबर नहीं आ पाया।
उस टाइम 3 चलते थे, IIT, AIEEE और RPT। IIT में नंबर नहीं आया, AIEEE में नंबर आया, तो वो आया उधर तिरुचिरापल्ली में, उधर NIT मिली, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतने पैसे भी नहीं थे और वो सारी परिस्थितियाँ साथ नहीं थी। RPT में मेरी ऑल ओवर राजस्थान में 405वीं रैंक आई और मेरे को राजस्थान का 2nd नंबर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में मैंने दाखिला लिया BTech में। लेकिन वहाँ यह हुआ कि काउंसलिंग में हमें इतना नॉलेज नहीं था, काउंसलिंग में कमी रही, तो वहाँ क्या 3 सीट होती थी सर, एक SFS होती थी, सेल्फ फाइनेंस सीट, एक गवर्नमेंट वाली होती थी और एक वो होती थी जिसमें 4-4.5 हज़ार रुपये साल के लगते थे। तो काउंसलिंग ढंग से कर नहीं पाए, इसलिए मेरे को SFS सीट मिल गई, मतलब सेल्फ फाइनेंस वाली, और उसमें फ़ीस होती थी लगभग 64,000 रुपये सेमेस्टर की। तो वहाँ मैं थोड़ा मात खा गया। एक सेमेस्टर पापा जी ने कैसे जैसे करके पढ़ाया, दूसरे सेमेस्टर में कैसे जैसे करके पढ़ाया, और वहाँ तक ये आस थी कि एजुकेशन लोन जो है मुझे मिल जाएगा, और काफ़ी चक्कर भी काटे, लेकिन वहाँ जाते जाते मामला डगमगा गया। लेकिन वो एक वो था कि यार अब यहाँ आ भी गए तो वापस गांव भी नहीं जा सकते, तो इसलिए मैंने वहीं से जो है बाहर हाथ पांव फैलाना शुरू कर दिए। मैंने वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन ले लिया BTech छोड़ के, और वहीं से तैयारी करता रहा। एक कंपनी में भी वहीं से काम शुरू कर दिया। लेकिन वो कहता ना कि सर अब इतना अच्छा था तो डाउन इतना ज़्यादा गया कि जो फ्रेंड्स है उन्होंने मतलब ठीक साथ नहीं दिया, उन्होंने ही मतलब जो है मेरे को दबा के रखा। काफ़ी चीज़ें इधर उधर हुई, फिर मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ के मैं जयपुर चला गया। वहाँ मैंने मेडिकल में काम किया, वहाँ मैंने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया, सारी चीज़ें उथल पुथल हुई। उसके बाद में अब उस डाउन का भी एक पीक पॉइंट आ गया, और वहाँ से जब अप स्टार्ट होता है तो मैंने घाटवा स्कूल ज्वाइन की। लगभग 8 महीने वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दी, केवल सीखने के पर्पज़ से। और जब मुझे लगा कि अब मैं पूरा सीख गया हूँ, तब मैंने श्री कृष्ण जी के सामने प्रपोजल रखा कि अब मैं भी प्रॉपर सेवाएं दूंगा। तो इन्होंने मेरे को वहाँ ज्वाइन करवाया और चाबी सौंप दी कि आप जानो, स्कूल जानो। उसके बाद में मैंने मतलब जितना मैं कर पाया मेरी तरफ से क्रिएटिव आइडियाज़ दिए, स्टाफ को मोटिवेट करके रखा। क्षेत्र की स्ट्रेंथ थी उसको 350 पे लेके गया, और उसी के बाद में आगे की तो कहानी आपको पता है। आप ही ने मेरे को ज्ञान भारती में बुला लिया, ज्ञान भारती ज्वाइन की, वहाँ कुछ दिन सेवाएं दी। वहाँ से मेरे पास रतनगढ़ से ऑफ़र आ गया कोचिंग का, मैं वहाँ चला गया और वहाँ बच्चों को तैयारी करवाते करवाते मेरा भी सिलेक्शन हो गया रेलवे में। तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, और इतने मतलब मज गए इतने कि आज चाहे कितनी भी बड़ी रिस्क हो बिल्कुल डर नहीं लगता किसी चीज़ का कि क्या होगा कैसे होगा। चाहे वो पारिवारिक प्रोग्राम हो और चाहे खुद के साथ नौकरी में कोई उतार चढ़ाव होता है तो मैं उसको तुरंत हैंडल कर लेता हूँ। ये चीज़ है। बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कहूँगा कि वास्तव में जो हमारी नई जो पीढ़ी है जिसको प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेशन नहीं कहूँगा, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और वो इंस्पिरेशन यदि कोई बंदा दे सकता है तो उसका नाम MR कादिया है। मैं थोड़ी सी बात को दिगर लेके जाऊँगा कि एक समय वो भी आया जब बड़े भाई, चाहे वो भाई बंसी हो और चाहे भाई प्रेम हो, 3 भाइयों में सबसे छोटा और लाडला बेटा जो था, 3 भाइयों में सबसे छोटा और लाडला भाई जो था वो मन्नाराम था। और एक समय ऐसा आया जब पापा ने कह दिया कि भाई मारूं तो 3 हूँ, एक ही पड़ी जी, और भी स्थिति कमाएं। मन्नाराम को वहाँ रेणवाल भेजना और वहाँ आगे की पढ़ाई करवाना निश्चित ही पूरे परिवार का बड़ा त्याग था। आज जब मैं देखता हूँ ना तो मैंने देखा कि अभी पिछले दिनों एक हमारा कादिया परिवार का लाडला बेटा दिल्ली पुलिस में सेंट्रल गवर्नमेंट में गया, भाई प्रकाश का बेटा अंकित। तो अंकित जो था, आप निश्चित ही अंकित को पूछे, अंकित ने जो तैयारी की वो मन्नाराम के सानिध्य में की थी। आज मैं जब जाता हूँ मेड़ता तो वहाँ देखता हूँ कि भाई सुभाष जो है वो पैरामिलिट्री की तैयारी कर रहा है, वो भी मन्नाराम के सानिध्य में कर रहा है। मतलब इसका प्रयास रहता है कि कोई भी, चाहे वो न्यू बिगिनर जो भी हो, वो निश्चित ही मेरे अनुभव से प्रेरणा ले और मेरे अनुभव के साथ में वो आगे बढ़े। अभी जब मैं आया तो बेटी किरण को ये बता रहा था कि देखिए इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें पिछले साल के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर है, इसमें ये अपना सिलेबस है, इसमें ये सॉल्यूशन है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस प्रकार का लाडला आपका बेटा, आपका भाई, आपका अग्रज, आपका अनुज गांव से निकल करके और इतनी ऊंचाई प्राप्त करता है, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करता है, तो निश्चित ही हम सबकी खुशी दोगुनी हो जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस भी रहती है, और वो टीस ये है कि जब भी बैठते हैं ना तो बैठते ही मन्नाराम के तुरंत फ़ोन आता है, अरे साहब एक बार को, हाँ DN साहब, हाँ DN साहब, ऐसे करके वो फ़ोन को दूर ले जाता है, DN साहब से बात करके वापस आता है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपनी व्यस्तता के बारे में बताएं। व्यस्तता तो सर आप मेड़ता कई बार गए हैं, और अपन एक टूर बाड़मेर का भी किया था,
तो आपने उस टाइम देखा था। और अभी मैं 2 दिन से घर हूँ, तो घर पे भी मतलब घर वाले भी मेरे को सब जानते हैं कि ये लैपटॉप अपना साथ में रखता है। जब भी मैं कहीं इधर उधर गाड़ी में, लैपटॉप मेरा साथ में रहता है, क्योंकि कभी भी फ़ोन आ सकता है किसी भी चीज़ के लिए कि ये चीज़ करके दो या इस चीज़ की पोजीशन बताओ। क्योंकि मैंने क्या है सर, एक ही चीज़ अपना रखी है कि जहाँ मैं काम करूँगा, मैंने वहाँ पहले अम्बाला में किया है, आज भी मेरे पास वहाँ से कॉल आते हैं कि इस चीज़ का कब हुआ था, क्या हुआ था। कोई भी जो रेलवे के बारे में वहाँ की ऑफिस की बात होती है वो आज भी मेरे से पूछते हैं। मैं जहाँ भी वर्क करता हूँ मैं एक ही चीज़ लेके चलता हूँ कि मैं मेरा 100% दे दूँ। अभी मैं रिसेंटली बात बताऊँ, अभी 6 तारीख को मैं अयन मेड़ता के अंडर में काम करता हूँ, अयन डेगाना, 2 अयन के ऊपर हमारे सीनियर डीएन है। 6 तारीख को मीटिंग थी, पहले से हमें एजेंडा मिल गए थे, लगभग 28 एजेंडा थे कि इन पे चर्चा होगी, और कोई नहीं जानता था किस टाइप की मीटिंग होगी। इवन हमारे डीएन साहब भी फर्स्ट मीटिंग कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था कैसे मीटिंग करनी है। मैंने 15 दिन मेहनत करके और पूरी कंप्लीट 2 फाइलें तैयार करी, एजेंडा वाइज, आइटम वाइज, और ले जाके जब मीटिंग शुरू हुई तो मैंने एक फ़ाइल उनको दे दी कि ये लो आप, एक हमारे अयन साहब को दे दी, इनका शुरू करो। और अच्छी बात ये लगी कि हमारे अयन साहब की जो बातचीत हो रही थी मीटिंग में, वो एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट हो रही थी। अब अयन डेगाना की जो बातचीत हो रही थी, वो कुछ पूछ रहे थे, ये कुछ बता रहे थे, वो कुछ मांग रहे थे, ये कुछ अलग पेश कर रहे थे। तो मुझे भी और मेरे अयन को भी मतलब ऐसा लगा कि यार अपनी मीटिंग बहुत सटीक गई, और वो मेरी पिछली 15 दिन की वो थी। मेरे ऑफिसर्स का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है, और उसका कारण मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं मेरी तरफ से 100% दूँ। तो ऑफिसर्स क्या है सर, वो जी सर वाली बात तो ये है कि मैं व्यस्त जानबूझ के रहता हूँ, ताकि मेरी एक थॉट है कि मैं जहाँ काम करूँ लोग ये ना कहे कि यार ये कहाँ से आ गया। उनको मेरी नीड होनी चाहिए कि अगर मनाराम यहाँ से चला गया तो उनके मन में ये टीस। अभी जैसे आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले मेरा रिजल्ट आया, मेरा जेई में नंबर आया, प्रमोशन हुआ है, और अभी उसमें एक मेरिट और आनी है, और ईश्वर की कृपा से अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो अगर होगा तो मेरा यही थॉट रहता है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद में कम से कम 12 महीने तक तो ये ऑफिस वाले मेरे को कॉल करे कि वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, उस फाइल का क्या नाम है, उस फाइल की क्या पोजीशन है। मैं यही वर्क लेके चलता हूँ सर। तो इसीलिए वो व्यवस्था इसी बात की रहती है कि वो बार बार कॉल करते रहते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। अभी हमारे अंडर में लगभग 58 एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज काम कर रही है, तो उनका सारा लेखा जोखा मेरे पास ही रहता है। उनकी बिलिंग वगैरह जो है वो अयन साहब की आईडी से है, बाबूजी के साथ मिलकर मैं ही करता हूँ। तो इसलिए वो डिपेंडेंट रहते हैं, और व्यवस्था बस वो काम की है, और वैसे कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखो अभी चालू कॉल में अयन साहब का फ़ोन आ गया। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, और अयन साहब से भी निवेदन करूँगा कि अभी थोड़ी सी देर बाद में बात करें। मैं थोड़ा सा बता रहा था कि अभी भाई मन्नाराम जो है वो फर्श से अर्श के सफ़र पे है, और हम सब की शुभकामनाएं यदि रही तो ये अपनी स्पीड को दोगुना कर देगा। ऐसा मेरा मानना है। और अभी जो है, अभी जैसे मन्नाराम ने बता दिया कि जेई का रिजल्ट आया, मैं रिटर्न पास हो गया हूँ, और आपकी शुभकामनाएं यदि रही तो मैं थोड़े दिनों के बाद में जेई भी बन जाऊँगा। निश्चित ही ऐसे बंदे जिस चीज़ को अपने पास में लेते हैं उसमें उत्तीर्णता हासिल करते हैं, लेकिन वजन तब बढ़ जाता है जब हम जो नियर अबाउट रहते हैं वो जब इस प्रकार की खुशियाँ सुनते हैं, इस प्रकार की सफलताओं के बारे में सुनते हैं। आइए अपन दुआ करें कि मन्नाराम अपने मोमेंटम को इसी प्रकार से बनाए रखे और हमें इसी प्रकार से प्रेरित करें, ताकि चाहे मम्मी पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे परिवार वाले हो, चाहे सखा हो, चाहे रिश्तेदार हो, सबका वजन बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ में आगे और जल्दी मैं जब जेई का रिजल्ट आए तब आपके बीच में मन्नाराम को और लेकर के आऊँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।